इसी चीज को साइबर स्पेस कहा जाता है। यह एक आभासी यानी वर्चुअल और डिजिटल इन्वायरमेंट है। जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आप कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, आप मोबाइल से कनेक्ट हैं, आप किसी और मतलब जो भी आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे जो भी गतिविधियां करी जाती हैं वो साइबर स्पेस कहलाती है। यह एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस होते हैं। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे व्हाट्सएप पे हमने मैसेज किया, तुरंत चला गया वहाँ पे। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये भी एक वर्चुअल वर्ल्ड का ही उदाहरण है। सरल शब्दों में समझें तो इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी या सारा डाटा क्या कहलाता है? साइबर स्पेस। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि साइबर स्पेस किसको कहते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी या डाटा को ही साइबर स्पेस कहते हैं। अब साइबर स्पेस की विशेषताएं क्या हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है? तो एक इसकी ग्लोबल रीच होती है। जैसे अभी आप अगर कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे अगर उसकी तुम कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करना चाहो या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इजीली। अगर कोई विदेश में बैठा है, वहाँ की मूवी आप यहाँ देख सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ आप मिनटों सेकंडों में कनेक्ट हो सकते हो। तो वो इसीलिए ग्लोबल रीच। आभासी दुनिया है, यह एक वास्तविक दुनिया नहीं है। और आपने देखा होगा इसके दुष्परिणाम भी हैं कि लोग अब एक दूसरे से सोशली उतनी बातें नहीं करते हैं। आपने ये चीज़ अनुभव करी होगी कि यदि किसी का जन्मदिन है तो लोग उसका स्टेटस लगा देंगे, लेकिन उसके मुंह पे कहना या जब वो मिले तब उसे विश करना ये नहीं करेंगे। तो ये भी एक क्या है? आभासी दुनिया। संचार और साझाकरण, कम्युनिकेशन इससे बढ़ता है और शेयरिंग भी बढ़ती है। आपके अपना जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं तो आप शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी बढ़ती है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए किसी से जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? तो अब ये बात करी संचार के लिए, जानकारी साझा करने के लिए और व्यवसाय के लिए। जो वर्चुअल वर्ल्ड है, अभी आपने देखा होगा जितने भी एड्स आते हैं वो सारे कहाँ करे जाते हैं? वर्चुअल वर्ल्ड में ही करे जाते हैं। अब किसी फेसबुक में करे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे करे जाएंगे। उसका मतलब यही है, जहाँ पे ऑडियंस होगी वहीं पे वो चीजें करी जाती है। तो ये बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी यूपीएसआई में आपके लिए प्रश्न पूछा गया था कि जो लिंक्डइन है उसमें ऐसे लिख के आया था कि बिजनेस टू बिजनेस कौन सी प्रोफाइल काम करती है, कौन सा ऐप काम करता है, तो कौन सा करता है? लिंक्डइन। स्पेस। अब देखिए साइबर स्पेस के जो खतरे हैं इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि साइबर क्राइम है क्या, कितने प्रकार से होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे जो रियल वर्ल्ड में क्राइम होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। किसी के लूट लिया, किसी को मार दिया, किसी के चाकू मार दिया। ये सारी चीजें कैसी हो गई? वैसी। अब यही सारी चीजें अगर आप डिजिटली करोगे तो वो साइबर क्राइम कहलाएगा। साइबर क्राइम परिभाषा, इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध क्या कहलाता है? साइबर अपराध कहलाता है। यह ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक भावना से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर, नेटवर्क, डाटा, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, सेल फोन, एटीएम आदि से छेड़छाड़ करे, जानबूझ के आपराधिक तरीके से। देखिए है गैर कानूनी रूप से किसी का निजी जानकारी प्राप्त करना। किसी का आपने निजी जानकारी प्राप्त कर ली, बाद में आप कह रहे हैं कि हम इसको उजागर करेंगे, आप हमें पैसे दो। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जानकारी को मिटाना, आपने किसी कंपनी में, जैसे आप देखा था आपने इस बार हमला हुआ था उस पे, एम्स पे। तो लोग क्या करते हैं कि उसको ले लिया डाटा को, अगर आपने रुपए नहीं दिए तो इनक्रप्ट करके खत्म कर दिया। ये भी होता है। तो क्या होता है? जानकारी को मिटाना। और गलत इस्तेमाल करना, आपके नाम बदल के फेरबदल करना, ऑनलाइन बैंक से पैसे चुराना, नौकरी से संबंधित छेड़छाड़ करना। साइबर अपराध हमेशा आर्थिक लाभ से प्रेरित नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाए, जो जटिल प्रश्न बनेंगे उसकी बात कर रहा मैं, फैक्ट तो इसमें सारे दिए गए हैं, वो तो आप पढ़ भी सकते हो। मेरा काम क्या है? आपको थोड़ी वैसी चीजें बताना। साइबर अपराध हमेशा आर्थिक गतिविधि से शामिल नहीं होता है। जैसे कि किसी को नुकसान पहुंचाना, जैसे बदनाम करना, शारीरिक या यौन शोषण शामिल है। ठीक है। अब देखो वर्गीकरण इसका कितने प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, व्यक्तिगत। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी ले ली। किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध हो सकता है, जैसे मान लो इसरो के खिलाफ हो गया या आरबीआई के खिलाफ हो गया। समाज के विरुद्ध हो सकता है, जैसे किसी समाज, जैसे हिंदुओं के लिए कोई चीज कर दी गई या मुसलमानों के लिए कोई चीज कर दी गई। ये अपराध के प्रकार हैं। 3 प्रकार से साइबर क्राइम किए जा सकते हैं, आपके विरुद्ध, किसी संगठन के विरुद्ध और किसी समाज के विरुद्ध। यूपी में जो है 57 साइबर पुलिस थाने क्या है? प्रस्तावित है, बने नहीं है। भारतीय संविधान सूची के अनुसार जो साइबर कानून है ये राज्य सूची का विषय है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार साइबर क्राइम राज्य सूची का विषय है। और साइबर थाने की निगरानी कौन करता है? जिले के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वो करते हैं। अब आपके जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। अभी तक जो हमने बताया आपको वो सारी चीजें थी कि आपको एक कनेक्टिविटी फील हो। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिशिंग को, कि फिशिंग क्या होती है। देखिए
फिशिंग ऐसे समझो, जैसे आप मछली पकड़ते हो, उसी को बोले फिशिंग। मछली पकड़ते समय आप क्या करते हो कि जो वो कांटा होता है उसमें आप केचुआ लगा देते हो, ताकि उसको दिखे मछली को कि हाँ ये तो केचुआ है, वो गई और फंस गई। ऐसे ही फिशिंग होता है। फिशिंग में क्या होता है, ये नकली वेबसाइट की तरह दिखाई देती है, मतलब नकली वेबसाइट है लेकिन वास्तविक की तरह दिखाई देंगी। आपको लगेगा ये इंस्टाग्राम ही अकाउंट है, बट वो इंस्टाग्राम नहीं होता है। आपको लगेगा कि ये गूगल की है वेबसाइट, बट वो गूगल की नहीं होती। इसे फिशिंग बोला जाता है। नकली ईमेल के जरिए किया जा सकता है, वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है, और कई सारे तरीके से फिशिंग की जाती है, जिसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने किसी को धोखा दिया, मतलब आपने किसी को लुभाया, ठीक है, मतलब नकली चीज वो करना। अब फिशिंग बहुत प्रकार से की जा सकती है। जैसे स्मिशिंग बोला जाता है एसएमएस के थ्रू। जब आप किसी को एसएमएस के थ्रू फंसाते हो तो उसे स्मिशिंग कहा जाता है। विशिंग बोला जाता है कॉल के थ्रू, जब आप किसी को कॉल से फंसाते हो। हालांकि ये दोनों प्रकार जो हैं ये फिशिंग के ही प्रकार हैं। क्या होता है, रैम समझिए, यह एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो हानि पहुंचाते हैं, जो यूजर्स की किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करके उससे फाइल का कंप्यूटर के फाइल का एक्सेस रोक देता है और इनक्रप्ट कर देता है। जैसे मानो रैनसमवेयर में क्या होता है कि ये आपके हैक करेगा वेबसाइट को, ठीक है, उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि ये दिखेगा नहीं किसी को। अब वो तुमसे कहेगा हमें पैसे दो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो वो डाटा खत्म कर देगा। इसको बोला जाता है रैनसमवेयर, ठीक है। अपराधिक पैसे मांगता है, यदि पैसे नहीं दिए तो सारे डाटा को खत्म कर देता है। सबसे पहले 1989 में एडर्स रिचर्ड्स और जोसेफ पोप ने इसे अंजाम बात करते हैं। एक अत्यधिक प्रचलित सॉफ्टवेयर हमला है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क या कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। यह वायरस ट्रोजन या स्पाईवेयर डालकर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में, डेटा चोरी करने और उसमें हेर फेर करने के लिए किया जाता है। यह व्यक्तिगत पीसी और किसी संस्थान नेटवर्क दोनों का लक्ष्य कर सकता है। मालवेयर अटैक जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क वायरस से संक्रमित हो जाता है। कुल मिला के जो मालवेयर होता है ये वायरस का टाइप होता है। मालवेयर में कई सारी चीजें आती है, जैसे इसमें दो चीजें हम देखें, ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है अब ये देखेंगे आगे। स्पाईवेयर क्या होता है वो भी देखेंगे। स्पाईवेयर होता है, मतलब स्पाई बोला जाता है जासूस को, तो स्पाई वेयर मतलब वेयर लगाया जाता है सॉफ्टवेयर उसके बाद में, तो स्पाई वेयर जो जासूसी करता है। अब हैकिंग की बात करें, किसी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच, मतलब अनधिकृत पहुंच हैकिंग कहलाती है। मतलब अधिकार से आप नहीं जा रहे हो, अनाधिकृत जा रहे हो। इसमें कंप्यूटर मालिक की अनुमति के बिना कंप्यूटर को किसी प्रकार के अवैध उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर, एक व्हाइट। अब ऐसे मान लो ब्लैक दुष्ट होता है, व्हाइट अच्छा होता है, बस नुकसान पहुंचाने के लिए जो किया जाता है उसे ब्लैक होता है, और जो व्हाइट हैकर होता है इसके इरादे आपराधिक नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसी संस्था या कंपनी के लिए काम करता है। जैसे हम आपको बताएं, अभी एक केरल का कोई लड़का था, उसने गूगल में एक बग निकाला था, ठीक है, और उसने गूगल ने उसको अपने उसमें रख लिया एम्प्लॉयमेंट में कि यू आर वेरी गुड। तो वही होता है कि हैकिंग में भी अगर अगर आप किसी कंपनी में बग बताते हैं तो वो व्हाइट हैकिंग में ही आ जाएगा। स्पैमिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, ईमेल जब आप खोलोगे तो आपने देखा होगा बहुत स्पैम मेल पड़े होते हैं, बहुत सारे ऐड होते हैं किसी भी चीज के, तो वो स्पैम बोला जाता है। बहुत बड़ी संख्या से अवांछित संदेश जो आपको वांछित नहीं है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यही मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। साइबर बुलिंग क्या होता है, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफ संदेश, टिप्पणियां और मैसेज वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना या धमकाना क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। इसमें एसएमएस, सोशल मीडिया, गेमिंग ऐप आदि का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जो क्रिएटर होती हैं, लड़कियां क्रिएटर खासकर, उनके कमेंट में बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, और उन्हीं सारी चीजों को बोला जाता है साइबर बुलिंग। देखिए, अगर किसी अच्छी चीज के लिए आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो सही है। जैसे आपकी क्या होती है, सूचना या तकनीक का इस्तेमाल करके पीड़ित को बार बार परेशान करना, धमकाना और डराना, ये स्टॉकिंग होता है, ठीक है। इसमें पीड़ित मोबाइल या कंप्यूटर धरती भरे मेल भेजता है या कॉल करता है, सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक संदेश भेजना शामिल है। ये उत्पीड़न बार बार होता है, तो इसको बोल रहे हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर ग्रूमिंग क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खासकर ये होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यौन उत्पीड़न अथवा शोषण करने के लिए बच्चों का विश्वास बनते हैं। मतलब पहले कहते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं, और बच्चे को भरोसा हो जाता है, फिर उससे कुछ गलत गलत प्रक्रियाएं करवाते हैं ये लोग, उसे बोला जाता है साइबर ग्रूमिंग, ठीक है। और थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या बोला जाता है, जब कोई स्कैमर आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को चुराकर उसका उपयोग करता है, जैसे आपके नाम से फर्जी अकाउंट बनाना और आपके नाम से
कर वापसी की फाइल भरना। अब आप ये चीज समझो, आइडेंटिटी थिफ्ट बोला जाता है। सलामी हैकर या सलामी हमला किसे बोला जाता है? देखिए, इस हमले में क्या होता है कि बैंकर आपकी बहुत अधिक रुपए नहीं काटता है, ये मुश्किल से आपके 10 पैसे 5 पैसे ऐसे काटता है, तो इसको बोला जाता है सलामी हैकर। यह एक फाइनेंशियल क्राइम है, वित्तीय अपराध है, जिसे सलामी धोखाधड़ी कहा जाता है। ठगी इतनी छोटी होती है कि पकड़ पाना मुश्किल होता है। एक ही लेन-देन में नगण्य, जैसे मान लो 10 पैसे काट लिए, 20 पैसे काट लिए, तो आदमी इतना ध्यान ही नहीं देता। लेकिन वो 10-20 पैसे तुम समझो तुमने 100 करोड़ लोगों के खाते से काटे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है? और स्कीमिंग, स्कीमिंग क्या होता है? ये उपकरण स्कीमिंग के माध्यम से एटीएम में धोखाधड़ी का अंजाम देता है। जैसे आप जब किसी मॉल में जाते हो तो वहां पे एक मशीन रखी होती है जिसमें आपको जो कार्ड होता है उसको स्वाइप अप करना होता है और वहां पेमेंट कर सकते हो। यही होता है स्कीमिंग। ठीक है? इसमें आप कार्ड लगाओगे तो उस कार्ड में उसकी डिटेल सेव हो जाती है। फार्मिंग, फार्मिंग क्या होती है? यह एक स्कैम है जहां व्यक्तिगत कंप्यूटर या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण पूर्ण स्थापित किया जाता है। यह कोड उपयोगकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर ले जाता है जो मूल वेबसाइट जैसी दिखती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे आप अगर यूट्यूब का कोई शॉर्ट डाउनलोड करते हो तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाओगे, तो जब वहां से आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप तीसरी वेबसाइट पे चले जाओगे। उसी को बोलते हैं फार्मिंग। ठीक है? स्पूफिंग, स्पूफिंग क्या होता है? यह एक तरीका है जिसमें हैकर एक जेन्युइन यूजर के रूप में आपको प्रस्तुत करता है। इसमें उपयोग कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त करने और मालवेयर फैलाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो, स्पूफिंग मतलब कोई मेरी जगह पे बन के चला गया। अब जैसे मेरा फेस है, ठीक है, उसने कुछ ऐसा किया कि उसने मेरे फेस से मेरा कंप्यूटर अनलॉक कर लिया। अब अनलॉक करने के बाद में जो मेरी जानकारी है उसको ले लिया, मतलब वायरस डाल दिया, तो ऑटोमेटिक अपने आप को बढ़ा रहा। अभी देखते हैं क्या होता है। डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको बोला जाता है डीओएस या डीडीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस, और डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस, ये फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है? वह साइबर अपराध जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट से भेजता है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि साइट मेरी क्रैश हो गई, साइट क्रैश हो गई, तो क्या करते हैं, बहुत सारा अनधिकृत डाटा भेज देते हैं। ये मतलब दुनिया के बोट जो होते हैं, बोट से भेज देते हैं बहुत सारा डाटा। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में इतना ज्यादा लोड हो जाता है, एक साथ इतने यूजर आ जाते हैं कि बाद में वो ठप हो जाती है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है। एक ऐसा साइबर हमला है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर रिसोर्स या सर्वर में इतनी रिक्वेस्ट या ट्रैफिक भेजा जाता है कि उसमें हैंडल नहीं हो पाता और वह क्रैश हो जाए। इसको क्या बोल रहे हैं? डेनियल ऑफ सर्विस, डीओएस, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडीओएस। ध्यान रखना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा ब्रीच एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें किसी बिजनेस की प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक असुरक्षित वातावरण में रिलीज कर देता है। इससे व्यवसाय और उपयोगकर्ता को नुकसान होता है। जैसे आपने देखा था कि बहुत हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर दी थी, किसके? अडानी के खिलाफ। वो डेटा ब्रीच होता है। अभी आपने देखा डेटा ब्रीच, इसको भी आप बोल सकते हो, जो अभी ये आई थी एस्टीन फाइल, एस्टीन फाइल भी डाटा ब्रीच है, क्योंकि वहां से बहुत सारा ऐसा डाटा आया है जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। या वेब हाईजैकिंग, नाम से ही समझो, वेब हाईजैकिंग, वेब मतलब जो आप साइट चलाते हो, हाईजैक मतलब उसको कब्जे में कर लेना। तो साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है, फिर उसे मुफ्त कराने के लिए फिरौती मांगता है। ठीक है? किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण करना क्या कहलाता है? वेब हाईजैकिंग। ये पिछली बार प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कोई 4 बार नहीं कहूंगा कि कौन इंपॉर्टेंट कौन नहीं है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये आपने देखा होगा कि ये हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जरूरी नहीं, हम लोग इसी पे चल रहे हैं। आप जितनी भी अगर कोई कंप्यूटर चलाता होगा तो आप विंडोज यूज करते हो, जैसे विंडोज 11 या 12। अगर आप ओरिजिनल विंडो डालने जाओगे तो बहुत महंगी आती है, 7-8 हजार या 10 हजार तक की आती है। लेकिन वैसे आप दुकान वाले पे जाओगे तो 200 रुपए में डाल देगा। तो पायरेसी करी जाती है। सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, वितरण, साझाकरण, बिक्री या उपयोग, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं, इसे क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी बोला जाता है। नकली सॉफ्टवेयर तैयार करके सस्ते दामों में बेचना, यही होता है। जो विंडो मैंने बताई, उसको एक बार असली विंडो ले ली, उसको पायराइट कर दिया, अब तुम उसको कितना भी बेच सकते हो।
सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, वितरण, साझाकरण, बिक्री, ये सब क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब पायरेसी का अर्थ होता है कि किसी चीज की नकल बनाना या उसको बिना मतलब जो ऑथेंटिक चीज है उसको ना बेचकर कोई दूसरी देना। जैसे अभी आपने देखा होगा, मालवेयर के प्रकार जानते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे मालवेयर ऐसा होता है जो वायरस होता है उसको मालवेयर बोला जाता है, ठीक है। ये गलत चीज होती है, सॉफ्टवेयर का उल्टा होता है, ये समझ रहे हो आप? वायरस ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करके करने की क्षमता करते हैं और यह अपनी प्रतियां बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल जाता है। एक आया, उसने सेम दूसरे की तरह बना लिया, फिर उसने दूसरे तीसरे, इसको बोला था वायरस। वायरस का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये क्या कहलाता है? वायरस। अब वर्म, ये सारी चीजें जानिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में खुद स्वतः फैल जाता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसको। किसे? वर्म को। यह स्वतंत्रता से फैलने वाला प्रोग्राम है जो नेटवर्क के माध्यम से संक्रमित होता है, ठीक है। तो वर्म क्या होता है? ये अपने आप फैल जाता है, इसी किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल असली हॉर्स है, लेकिन जब उसके अंदर जाओगे तो बहुत गलत चीजें मिलेंगी। एक दुर्भावनापूर्ण अनधिकृत प्रोग्राम है जो खुद को एक उपयोगी प्रोग्राम के रूप में छिपाता है, ये बहुत हम इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन उसके अंदर क्या होता है? नुकसानदायक। तो ट्रोजन हॉर्स असली के तरह दिखता है, नकली होता है। वर्म अपने आप फैल जाता है, इसे फैलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन वायरस को होती है। देखिए वायरस अगर जाएगा, जैसे हम लोग पहले क्या होता था, स्पाई मतलब ही हमने बताया था कि वो जासूसी करना। तो यह एक जासूसी वाला मालवेयर है, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उनकी गतिविधियों को ट्रैक करता है और व्यक्तिगत जानकारी चुराता है। अब देखिए एक मिडिल इन द मैन इन द मिडिल बोला जाता है, होता है एडवेयर। यह एक मालवेयर है जो पॉपअप स्क्रीन जैसे अनचाहे विज्ञापन दिखाता है और उपयोगकर्ता जासूसी करता है। आपको जो ऐड आते हैं पॉपअप करके, वो एडवेयर कहलाते हैं। रूट किट क्या होती है? यह अपने आप को सिस्टम में छिपाता है और हमलावर को सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच पहुंचाता है। जैसे किसी ने रूट किट डाल दी, फिर जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत चाइल्ड सेक्सुअल एक्ट को दिखाना या उससे संबंधित मटेरियल को कंप्यूटर या इंटरनेट पे डाउनलोड करना, ये होती है ट्रांसमिट करना। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, ये हर जगह बैन होती है, किसी भी सरकार द्वारा ये चीज बैन करी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीजें करते हैं और ये अपराध के अंतर्गत आता है। जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक्ट आया था 2000 में, उसके अंतर्गत ये 66 सी या डी का पार्ट है। हाँ 67 बी में आता है ये। अभी हम लोग देखेंगे आईटी एक्ट, तो उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी शामिल होती है। ऑनलाइन गैम्बलिंग या जुआ आपकी एक बहुत बेकार चीज है। इंटरनेट के साथ कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करता है, इसे किसी भी तरीके से सट्टेबाजी या कर सकता है। क्लोनिंग क्या होती है? ठग पहले स्कीमिंग से जानकारी लेता है, फिर उसी जानकारी को एक दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर देता है, कार्ड का ही डुप्लीकेट बना देता है। क्लोन आपने देखा होगा कि ये मेरा ही क्लोन है, मतलब हूबहू एक दूसरे की तरह कॉपी बना देना। सोल्ड सफरिंग क्या होता है? सोल्डर सफरिंग, एटीएम में आपके पीछे खड़े होकर आपके पिन नंबर का पता लगाने के लिए उसकी उंगलियों के मूवमेंट को देखना, इसे कहते हैं शोल्डर स्किफिंग, ठीक है। तो कोई भी खड़ा हो उसको कह दो भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। साइबर अपराध, ईमेल बगिंग, किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बगिंग। ऐसे अभी लोगों ने स्पैमिंग देखा था, स्पैम में भी बहुत सारे एकदम आ जाते हैं, जैसे वोटरट देखा था, वो भी बहुत सारे एकदम आ जाते हैं। लॉजिमबर्ग बम, यह स्वतंत्र प्रोग्राम तभी एक्टिव होता है जब कोई विशेष तारीख या घटना आती है, ठीक है। वॉटनेट की बात कर रहे थे, इसमें दूर बैठे हैकर्स द्वारा वहां रूप से नियंत्रण किया जाता है। वेब डिफेंस, किसी वेबसाइट के ओरिजिनल पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज लगाना क्या कहलाता है? वेब डिफेंस। आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में। इस पे हस्ताक्षर 9 मई 2000 को हुए थे राष्ट्रपति आर के नारायण द्वारा। लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। उद्देश्य क्या था इसका? तो साइबर अपराध से निपटने के लिए किया गया था, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, इस पे संशोधन होता है 2008 और लागू कब होता है? 2009 में। इसकी प्रमुख धाराएं हैं जैसे 66 ए, श्रेया सिंगल मामले 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था इसको, 66 ए को। पहले ये था, बाद में नहीं है। अब 66 सी को 66 ई को देखो, इसमें है निजता के उल्लंघन का दंड। 66 ई में जैसे एफ क्या है? साइबर आतंकवाद के लिए आजीवन कारावास बताता है। 78 क्या है? जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए जो इसकी जांच करता है।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लागू होती है? 2013 में। उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा तो को मजबूत करना। और वीएन श्री कृष्णा समिति 2018 में पर्सनल डेटा संरक्षण पर आधारित थी, ये इससे रिलेटेड थी। पर्सनल डेटा संरक्षण से कौन सी रिलेटेड थी समिति? तो कौन थी? वीएन श्री कृष्णा समिति। बुडापेस्ट कन्वेंशन होता है 2001 में। साइबर अपराध पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। भारत इसका सदस्य नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है। इस समन्वय केंद्र CI4C पूछा जाता है। I4C का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके कितने घटक होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है I4C का मतलब क्या है? तो क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर 2FA। साइबर स्वच्छता केंद्र 2017। इसमें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वायरस और मालवेयर हटाकर उसके कंप्यूटर में उपकरण को साफ करने में मदद करता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापना कब होती है? 2017 में। वास्तविक समय में साइबर खतरों का पता लगाता है। साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 में शुरू करी जाती है। सर्ट इन इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसको बोल रहे हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए यही जिम्मेदार रहता है। कौन का? सर्ट इन। साइबर दोस्त अभी हमने बताया था, गृह मंत्रालय द्वारा ये चलाई गई। बाद में होता है साइबर क्राइम। किसी ने किया फोन, आपने सोचा ओ माय गॉड लग गई मेरी लॉटरी, अब आपने कर दिया। तो आपको देखो, सबसे पहली बात, वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर करनी होती है। किस पे? 90-30 पे। 24 घंटे के भीतर, क्योंकि देखिए 24 घंटे के भीतर अगर आप कर दोगे तो आपके पैसे रिकवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके बाद इतने चांसेस नहीं होते। तो ये नंबर सेव कर लो 19-30। कभी भी साइबर कोई भी दिक्कत आती, अभी हम लोग देखेंगे कि साइबर क्राइम से बचना कैसे चाहिए, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखेंगे। ऑनलाइन रिपोर्ट करनी चाहिए अगर आप कर सकते हो तो cybercrime.gov.in। जीओबी उन वेबसाइट के बाद में लगता है जो गवर्नमेंटल होती है। ईडीयू लगता है एजुकेशन वाली जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, और इन लगता है इंडिया के लिए, बाहर के लिए इन नहीं लगता है। निकट जो पुलिस थाना है वहां भी आप जा सकते हैं। साइबर सुरक्षा जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? विकास और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण हमारी छोटी सी चूक भी अपराधियों के लिए डेटा चोरी के द्वार खोल सकती है। अधिकांश साइबर अपराध मानवीय लापरवाही के कारण ही होते हैं। जैसे कोई आपने पासवर्ड अच्छा नहीं बनाया, किसी ने ओटीपी मांग दिया, आपने ओटीपी दे दिया, 500 रुपया की आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये कर दिया। अभी करो, वैसे सेव ना किया। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ बना था? बेंगलुरु में 2001 में। प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। साइबर स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? महाराष्ट्र। और जब हम लोगों ने अभी आपने देखा था 57 जो है वो प्रस्तावित है। यूपी में साइबर पुलिस स्टेशन सर्वप्रथम कहाँ बना था? नोएडा और लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। यूपी में साइबर मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ अपनी राजधानी भी है। भारत की साइबर क्राइम राजधानी किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम वाले राज्य? तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। भारत का साइबर ढांचा चेन्नई में है। भारत की पहली महिला साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? महिला मैंने बोल दिया क्या? भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ही आपका साइज से पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। हाँ, त्रिपुरा ही बना था शायद, या तो मिजोरम या तो त्रिपुरा। पहला वैश्विक सम्मेलन साइबर स्पेस कहाँ पर हुआ? 2011 में लंदन में हुआ था। भारत में 2017 इसकी मेजबानी करी थी। ठीक, शब्दावली देख लेते हैं, अभी इसमें इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला वायरस कौन सा है? क्रीपर। क्रीपर जो है ये विश्व का पहला वायरस है। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ब्रेन। 2000 से अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन सा है? आई लव यू। अब आई लव यू दो प्रकार का वायरस है। एक तो जो आपके पास में है वो तो वायरस है, बट ये कंप्यूटर वाला वायरस है। इसमें ऐसे बन के आता था, अगर आप में से किसी ने स्कैम 2003 एक वेब सीरीज आई थी, अगर वो वाली देखी है तो आपको पता होगा। उसमें वो हैक करता है, तब उसमें जब कंप्यूटर होता है उसमें हर जगह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लिख के आता है। तो 2000 से अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला कौन सा वायरस है? आई लव यू। मैं बोल नहीं रहा हूँ। 1993 में एक वूट सेक्टर वायरस बनाया था। ठीक है, और साइबर प्रभाव ये गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई त्रैमासिक समाचार पत्रिका है। कौन सी? साइबर प्रभाव, ये पूछी गई थी। और दोस्ती साइबर दोस्त किन्ने अकाउंट बनाया था? गृह मंत्रालय द्वारा ट्विटर पे बनाया गया। भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कौन है? डॉक्टर गुलशन राय।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय, वर्तमान में कौन है? MU नायर। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सर्च कर लेना। आईपी एड्रेस किसको बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे वीपीएन किसको बोला जाता है? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या बोला जाता है? वीपीएन। ठीक है, वीपीएन से आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होंगी, बहुत इजी होती हैं, इसलिए मैं बताने का प्रयास नहीं करता हूँ, इतना तो आपको पता होगा। जैसे एजुकेशनल जो कंटेंट होता है। अब पिछली बार पूछा गया था कि कौन सी ऐसी ड्राइव है जिसमें आप क्लाउड का काम करती है, मतलब ऑनलाइन क्लाउड का काम। क्लाउड मतलब होता है जहाँ पे आप अपना डाटा सेव कर सकते हो। गूगल ड्राइव में आप अपना डाटा सेव कर सकते हो, तो गूगल ड्राइव उसका आंसर था। ईमेल भेजने वाला है तो पता लगता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। पहला फिशिंग मुकदमा 2004 में कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया में ही आपके सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सारी चीजें। आपको एक कमेंट